आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की आउटलाइन का सिक्स मॉड्यूल जिसका नाम है प्रॉफिट अंडर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट्स। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट जी आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं प्रॉफिट जो है वो अक्सर प्रॉफिट को समझा जाता है कि जो पैसे बिजनेसेस कमाते हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स और बिजनेस में जो है वो प्रॉफिट का मतलब जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और ज़्यादा डिटेल में होता है। तो सबसे पहले ये याद रखें कि प्रॉफिट वो अमाउंट होती है जो बिजनेस के पास तमाम खर्चे निकालने के बाद बच जाती है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट वो अमाउंट है जो एक बिज़नेस के पास अपने तमाम खर्चे पूरे करने के बाद जो रकम उसके पास बच जाती है वो क्या होता है? वो उसका प्रॉफिट होता है। कि आसान अल्फाज में कहा जाए तो प्रॉफिट इज व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल कॉस्ट। कि सारी कॉस्ट की पेमेंट्स करने के बाद जो अमाउंट एक बिजनेस ओनर के पास रह जाती है उसे हम प्रॉफिट करते हैं। कि अगर किसी बिजनेस ने माल बेचकर पैसा कमाया, ठीक है, और फिर उस पैसे में से तमाम खर्चे अदा कर दिए, ठीक है, तो जो रकम आखिर में उसे बचती है ना, तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट का सबसे बेसिक फार्मूला होता है जी प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब इकोनॉमिक्स में जी प्रॉफिट को जी एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे हम पाए कहते हैं। तो इसलिए फार्मूला भी इसी तरह से लिखा जाता है कि पाए मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले बिजनेसेस की टोटल अर्निंग या रेवेन्यू को कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसमें से टोटल कॉस्ट को जी माइनस कर दिया जाता है। तो जो आंसर रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो अगर आंसर हमारे प्रॉफिट के आंसर की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो उसका मतलब ये है कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट है, मतलब बिजनेस ओनर ने प्रॉफिट पैसा कमाया है। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस ओनर ने ना तो प्रॉफिट कमाया है और ना ही उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ है। और अगर हमारे प्रॉफिट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस ओनर को लॉस हुआ। ठीक है, तब सवाल ये पैदा होता है कि रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू बेसिकली बिजनेस की टोटल इनकम या टोटल सेल्स की वैल्यू होती है जो प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने से हासिल होती है। मतलब एक बिजनेस ओनर ने एक किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी चीज को जब बेचा तो उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के बाद उसके पास जो टोटल इनकम आई है वो उसका क्या है? वो उसका रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? रेवेन्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय वाई। अब यहाँ पर पी जो है वो आउटपुट की प्राइस को रिप्रेजेंट करता है और वाई जो है वो आउटपुट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पी से मुराद हर यूनिट की सेलिंग प्राइस है और क्वांटिटी से मुराद बेची गई यूनिट्स की तादाद है। मतलब जितने यूनिट्स आउटपुट के जो है वो बेचे गए हैं वो उसको हम वाई से शो कर रहे हैं और आउटपुट की प्राइस को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि एक दुकानदार के पास जी क्या कहते हैं प्रोडक्ट की प्राइस पोज करे 5 है, ठीक है, 5 रुपए प्रोडक्ट की प्राइस है और उसने जी 10 यूनिट बेचे हैं। 5 रुपए प्राइस है, उसने 10 यूनिट बेचे हैं, तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या होगा? 5 × 10 इज इक्वल टू 50। तो अगर हम 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 50 आएगा। इसका मतलब उसका टोटल रेवेन्यू 50 होगा, मतलब $50 या 50 रुपए जो भी उसका यूनिट है वो होगा। तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस ने $50 की सेल्स की, मतलब 50 रुपए का रेवेन्यू उसने कमाया। तो अब इकोनॉमिक्स में जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों तो रेवेन्यू का फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो रेवेन्यू का फार्मूला जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो क्या हो जाता है? थोड़ा बड़ा हो जाता है। कि यहाँ पर जो है वो
क्या कहते हैं, पी आई जो है वो हर आउटपुट की प्राइस को और वाई आई जो है वो हर आउटपुट की क्वांटिटी को शो कर रहा है। और समेशन का साइन बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर बिजनेस एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहा हो तो सब प्रोडक्ट की रेवेन्यूज को अगर ऐड कर दिया जाए तो इसी तरह से हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है वो टोटल कॉस्ट को शो कर रहा है। तो हमने रेवेन्यू वाले पार्ट को समझ लिया। अब हम कॉस्ट की तरफ मूव करते हैं, कॉस्ट को समझते हैं। तो कॉस्ट वो तमाम खर्चे होते हैं। कॉस्ट क्या है जी? कॉस्ट वो तमाम खर्चे हैं जो प्रोडक्शन या बिजनेस चलाने के लिए किए जाते हैं। अब कॉस्ट का मतलब के फॉर्मूला क्या होता है? W मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब यहाँ पे W जो है वो इनपुट की प्राइस को शो करता है और एक्स जो है वो इनपुट की क्वांटिटी को शो करते हैं। मतलब इनपुट से मुराद वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे लेबर इस्तेमाल होती है, मशीन इस्तेमाल होती है, रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, लैंड और दूसरे रिसोर्सेज यूज होते हैं। तो अगर किसी इनपुट की प्राइस अगर $3 हो और उसकी क्वांटिटी जो है वो एक्स 10 हो तो उस इनपुट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? $30 हो जाएगी। तो जब तमाम इनपुट्स की कॉस्ट को ऐड किया जाता है तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये था जी रेवेन्यू और कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। तो अब हम इसे एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं कि फर्ज करें कि जी क्या कहते हैं, एक बिजनेस ने जी 10 यूनिट बेचे हैं, ठीक है, और हर यूनिट की प्राइस कितनी है? $5। तो अगर हम रेवेन्यू को कैलकुलेट करें तो अगर हम ₹5 की प्राइस है पी को, पी प्राइस को जब हम आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? रेवेन्यू आ जाता है। तो उसका मतलब ये है कि बिजनेस ने $50 का रेवेन्यू जनरेट किया। तो हम मान लेते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो हमारे पास इनपुट्स की कॉस्ट आई है वो $30 आई है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम रेवेन्यू और कॉस्ट की जो वैल्यूज हैं वो इस फार्मूला में पुट कर देंगे। तो रेवेन्यू कितने का है? $50 का रेवेन्यू है और कॉस्ट कितनी है? $30 की कॉस्ट है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 20 का आ गया। इसका मतलब यह है कि तमाम खर्चे निकालने के बाद बिजनेस के पास $20 बच गए हैं। मतलब उसने बिजनेस ने जो है वो $20 का प्रॉफिट जो है वो जनरेट किए। अब जब भी हम इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ उसी कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं किया जाता जो कैश की फॉर्म में पे की गई है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के मुताबिक हर उस रिसोर्स की कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है जो प्रोडक्शन में यूज हुआ, चाहे उसके बदले में कैश दिया गया हो या ना दिया गया हो। ठीक है, तो हर उस चीज़ की कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है जो प्रोडक्शन में यूज़ हुई है। अब चाहे उसके बदले में कैश यू दिया गया है या नहीं दिया गया। अब इसलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट, यानी हर कॉस्ट को काउंट किया जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट पेमेंट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट करें। कि मिसाल के तौर पर क्या करते हैं, अब हम इसकी मिसाल को एग्जाम्पल को देखते हैं कि मिसाल ले लेते हैं जी, एक फार्मर की मिसाल ले लेते हैं कि एक फार्मर है, ठीक है, वो अपनी ही ज़मीन के ऊपर जी फार्मिंग करता है। ठीक है, क्योंकि ज़मीन उसकी अपनी है इसलिए वो किसी को रेंट पे नहीं करता। तो इसकी जी हम एग्जाम्पल से अब हम इसको समझ लेते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल में ये आ जाता है कि एक फार्मर है, ठीक है, वो अपनी ज़मीन पर जी फार्मिंग करता है। ठीक है, क्योंकि ज़मीन उसकी अपनी है इसलिए वो किसी को रेंट पे नहीं कर रहा। लेकिन आम तौर पर ये सोचा जाता है, ठीक है, कि रेंट की जो तो कॉस्ट जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि वो रेंट की मद में रेंट के लिए तो वो बिल्कुल भी कोई पेमेंट नहीं कर रहा, वो तो अपनी लैंड को यूज़ कर रहा है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो है वो ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर फार्मर अपनी ज़मीन भी यूज़ कर रहा है तो अपनी ज़मीन वो किसी और को रेंट पे अगर देता तो उस रेंट को वो उस मतलब किसी और को रेंट पर देकर वो इनकम जनरेट कर सकता था। तो अब जब उसने ज़मीन खुद से यूज़ कर ली
उसने वो पॉसिबल रेंट जो वो जनरेट कर सकता था, जो वो पैसे कमा सकता था, उसने उस पॉसिबल रेंट को सेक्रीफाइस कर दिया। इसलिए उस रेंट को भी जो है वो कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा। यानी चाहे एक्चुअल रेंट पे की करे या ना किया गया हो, फिर भी रेंट की वैल्यू जो है वो कॉस्ट में इंक्लूड की जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी एग्जांपल आ जाती है कि फॉर सपोज करें कि क्या कहते हैं कि एक शॉप का ऑनर है, ठीक है, लेकिन वो खुद ही शॉप पर एज अ वर्कर काम करता है, ठीक है, वो अपने आप को सैलरी नहीं देता। अकाउंटिंग की सिंपल सोच के मुताबिक, अकाउंटिंग का अगर माइंडसेट हो तो अकाउंटिंग के मुताबिक तो सैलरी की जो कॉस्ट है वो जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी पेमेंट जो है वो सैलरी के क्या कहते हैं सैलरी के मद में नहीं हो रही। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में जो है वो ऑनर का जो टाइम है और उसकी मेहनत की जो है वो ऑब्वियसली वैल्यू होती है। ठीक है, कि अगर वो किसी दूसरी कंपनी में जॉब करता है तो उसे वहाँ पे ऑब्वियसली उसके टाइम की, उसकी मेहनत की, उसके हार्ड वर्क की उसे सैलरी मिलती, कंपनसेशन मिलती है। तो जब उसने अपने बिजनेस में काम करने का फैसला किया तो उसे वो सैलरी हासिल करने का जो अपॉर्चुनिटी थी, उसने उस अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस कर दिया। तो इकोनॉमिक्स के मुताबिक जो है वो अपॉर्चुनिटी जो उसने वो सैलरी की वो छोड़ी हुई अपॉर्चुनिटी जो थी, वो भी एक कॉस्ट है। तो इस कॉस्ट को भी इकोनॉमिक्स के टर्म में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसका मतलब ये है क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सेक्रीफाइस करना। ठीक है, यानी जब हमारे पास कोई एक ऑप्शन चूज करते हैं तो जो दूसरा बेहतरीन ऑप्शन जो होता है उसको हम सेक्रीफाइस करते हैं। उसकी वैल्यू जो होती है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे होते हैं। कि फार्मर के लिए जमीन का जो पॉसिबल रेंट है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, शॉप ओनर के लिए जो दूसरी जॉब की सैलरी है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। अब अक्सर लेबर की जो कॉस्ट होती है वो अक्सर वेजेस की फॉर्म में मेजर की जा रही होती है। और वेजेस जो होती है वो आम तौर पर आवर या पर डे के हिसाब से दी जा रही होती हैं। तो अगर वर्कर को हर घंटे के बदले पैसे दिए जाएं तो उसे हम क्या कह रहे होते हैं, वेज रेट कह रहे होते हैं। इसी तरह मशीन्स भी जो है वो फ्री काम नहीं करती। तो अगर मशीन्स रेंट पर ली गई हो तो उसका रेंट भी जो है वो कॉस्ट में कंसिडर किया जाता है। तो मशीन का जो रेंट भी जो है वो अक्सर पर आवर के हिसाब से, एक पर घंटे के हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा होता है। तो जितनी ज़्यादा मशीन्स होंगी उतनी ज़्यादा मशीन्स की कॉस्ट बनेगी। इसलिए लेबर की वेजेस और मशीन्स का रेंट जो होता है वो दोनों प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो अगर हम इस सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो सिंपली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट वो अमाउंट होती है जो रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को अगर हम निकालने के बाद हमारे पास बचती है तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू जो है वो प्रोडक्ट की सेल से मिलता है और प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इनपुट के इस्तेमाल की वजह से जो आती है और इनपुट्स की प्राइस को इनपुट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ कैश कॉस्ट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूड की जाती है। ठीक है, मतलब अपनी ज़मीन का रेंट, अपनी क्या कहते हैं हार्ड वर्क की सैलरी और अपने रिसोर्सेज की अल्टरनेटिव वैल्यू सब कॉस्ट का जो है वो हिस्सा होती हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स वाला प्रॉफिट और आम आम लोगों का जो प्रॉफिट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अक्सर सेम नहीं होती। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमेशा तमाम विजिबल और हिडन कॉस्ट को इंक्लूड करके ही प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये क्या जी क्या कहते हैं हमारा प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा इनपुट्स का। तो जब भी कोई फर्म या कोई बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट बनाता है तो उसे कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो इन रिसोर्सेज को जी इकोनॉमिक्स के टर्म में इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है।
तो इनपुट से मुराद क्या है? इनपुट से मुराद वो सारी चीज़ें होती हैं जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फर्म यूज इनपुट्स टू प्रोड्यूस आउटपुट्स, तो वो तमाम चीज़ें जिनको यूटिलाइज करके जो है वो आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें हम इनपुट्स कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर एक बेकरी ने ब्रेड बना रही है तो उसे वर्कर्स चाहिए होंगे, उसे फ्लावर चाहिए होगा, उसे मशीन चाहिए होगी, उसे बिल्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। तो ये सब क्या है? ये सब इनपुट्स हैं। तो इनपुट्स के बगैर जो है वो कोई भी आउटपुट आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। तो आउटपुट से क्या मुराद है? आउटपुट से मुराद वो फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल सर्विस होती है जो कंज्यूमर को बेची जाती है। तो इकोनॉमिक्स में फर्म्स इनपुट्स को यूज करके आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। तो इनपुट्स को आमतौर पर जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन और कॉस्ट का जो पूरा एनालिसिस होता है वो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स पर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स्ड फैक्टर्स को। तो फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स वो इनपुट्स होती हैं जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं की जा सकती। यानी कंपनी चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा करे या कम करे, ये इनपुट्स जो हैं वो अपनी क्वांटिटी में तब्दीली नहीं ला सकती। ठीक है, इन्हें फिक्स्ड अमाउंट में हमें यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इन्हें फिक्स्ड फैक्टर्स कहा जाता है। अब फिक्स्ड फैक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए फिक्स्ड ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट रन में इन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। Inputs that cannot be changed in the short run must be used in a fixed amount। ठीक है, कि वो सारी इनपुट्स जिन्हें हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते और शॉर्ट रन में हमें इन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट में यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर जी, अगर हम एक फैक्ट्री की बिल्डिंग को देखें, तो अगर कंपनी जो है वो अगर आज 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और कल 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहती है, तो वो फौरन से बिल्डिंग का साइज जो है वो डबल नहीं कर सकती। ठीक है, ऑब्वियसली बिल्डिंग को एक्सपैंड करने में वक्त लगता है, इसलिए बिल्डिंग शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर जो है वो कंसिडर की जाएगी। इसी तरह मशीन्स भी जो होती हैं वो शॉर्ट रन में जो है वो फिक्स्ड फैक्टर्स हो सकती हैं, कि अगर फैक्ट्री में 10 मशीन्स हैं तो प्रोडक्शन बढ़ाने की सूरत में कंपनी फौरन 20 मशीनें इंस्टॉल नहीं कर सकती। ठीक है, तो नई मशीन्स खरीदने, ट्रांसपोर्ट करने और इंस्टॉल करने में ऑब्वियसली कंपनी को टाइम लगेगा, तो इसलिए शॉर्ट रन में मशीनें भी क्या होंगी? फिक्स्ड फैक्टर्स होती हैं। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल है जी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, कि अगर कंपनी ने किसी रिसोर्स के लिए लंबी लॉन्ग टाइम के लिए जी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फौरन ख़त्म करना जो है या उसमें चेंजेस लाना जो है उस कंपनी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए ये भी जो है वो फिक्स्ड फैक्टर की कैटेगरी में ही आ सकता है। तो फिक्स फैक्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो खसूसियत या सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये होता है कि अगर प्रोडक्शन चेंज भी हो जाए तो भी इनकी क्वांटिटी जो है वो सेम ही रहती है। इफ प्रोडक्शन चेंजेस दी स्टेज द सेम। कैपेक्स फैक्टर्स जो है वो प्रोडक्शन की क्वांटिटी को चेंज करने के साथ जो है वो सेम ही रहेंगे, कि चाहे आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करें या 500 यूनिट प्रोड्यूस करें, फिक्स फैक्टर्स की क्वांटिटी जो है वो शॉर्ट रन में आप चेंज नहीं कर सकते। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि फिक्स फैक्टर्स की जो पेमेंट है उस वक्त भी करनी पड़ती है जब आउटपुट ज़ीरो हो। ठीक है, यानी अगर फैक्ट्री किसी वजह से कुछ भी प्रोड्यूस ना भी करे तब भी बिल्डिंग का रेंट और मशीन की ऑनरशिप की कॉस्ट या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की पेमेंट जो है वो देनी ही पड़ती है। तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन रुक जाने पर भी जो है वो ख़त्म नहीं होती, जबकि अगर आउटपुट ज़ीरो है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपको पे करनी ही पड़ती है फैक्ट्रीज को। अब हम देखते हैं जी वेरिएबल फैक्टर्स को। तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल फैक्टर्स जी वो सारी इनपुट्स होती हैं जिन्हें हम इजीली जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स आर इनपुट्स दैट कैन बी चेंज्ड इजीली।
ठीक है, कि वो इनपुट्स हैं जो आसानी से इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती हैं, यानी बिजनेस अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो वेरिएबल फैक्टर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और अगर प्रोडक्शन को कम करना हो तो वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को जो है वो कम कर दिया जाता है। अब इसकी सबसे कॉमन जो वेरिएबल फैक्टर होता है वो होता है जी लेबर। कि अगर कंपनी को ज़्यादा प्रोडक्शन करनी हो तो वो ज़्यादा वर्कर्स को हायर कर सकती है, और अगर प्रोडक्शन कम करनी है तो वो वर्कर्स की तादाद को कम कर सकती है। इसी तरह रॉ मटेरियल भी जो है वो वेरिएबल फैक्टर होता है। कि अगर बेकरी को ज़्यादा ब्रेड प्रोड्यूस करनी है तो वो ज़्यादा फ्लावर जो है वो परचेज करेगी, और अगर कम ब्रेड बनानी है तो कम जो है वो फ्लावर आटा इस्तेमाल होगा। रॉ मटेरियल की क्वांटिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो अक्सर वेरिएबल फैक्टर होती है, खास तौर पर वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती है। कि अगर मशीन ज़्यादा चलेंगी तो ज़्यादा बिजली यूज होगी, और अगर प्रोडक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए प्रोडक्शन वाली इलेक्ट्रिसिटी को वेरिएबल फैक्टर कंसिडर किया जाता है। अब नेक्स्ट जिस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है वो है जी शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के कॉन्सेप्ट को अब हम देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स के टर्म में जी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब जो है वो स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता, जैसे कि 1 महीना, 1 साल, 6 महीने या 5 साल। एक शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो है वो कैलेंडर के टाइम से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि इनका ताल्लुक जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी से होता है। ठीक है, कि शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जहाँ कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। अब इस पीरियड में फर्म के पास लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी वो हर चीज को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो हमारे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, इनका ताल्लुक क्या होता है? इनका ताल्लुक फ्लेक्सिबिलिटी से होता है। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जहाँ पर कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, और इस पीरियड में फर्म्स के पास लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी वो हर चीज़ को चेंज नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री के पास एक बिल्डिंग और 10 मशीन्स हैं। तो शॉर्ट रन में फैक्ट्री जो है वो बिल्डिंग और मशीन्स को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन वो वर्कर्स की तादाद को बढ़ा सकती है या घटा भी सकती है। इसलिए शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री के साइज फिक्स है, लेकिन वर्कर्स को वो शॉर्ट रन में चेंज कर सकती है। अब लॉन्ग रन उस पीरियड को कहते हैं जहां पर तमाम फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल हो जाते हैं। अब इस पीरियड में फर्म्स के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कंपनी हर इनपुट को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकती है। ठीक है, इसलिए लॉन्ग रन में कंपनी जो है वो फैक्ट्री का साइज भी चेंज कर सकती है। ठीक है, नई मशीन्स भी लगा सकती है, पुरानी मशीन्स को वो एक्सचेंज कर सकती है, और वर्कर्स की जो तादाद है उसको भी आसानी से एडजस्ट कर सकती है। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन अचानक बढ़ जाए और कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा हो जाए, तो शॉर्ट रन में कंपनी सिर्फ वर्कर्स की तादाद बढ़ाकर प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, क्योंकि बिल्डिंग और मशीन जो है वो उस पीरियड में फिक्स्ड है। लेकिन लॉन्ग रन में कंपनी नई बिल्डिंग बना सकती है, ज़्यादा मशीन्स इंस्टॉल कर सकती है, और पूरा प्रोडक्शन का सिस्टम जो है वो एक्सपैंड कर सकती है। इसलिए लॉन्ग रन को जो है वो फुली फ्लेक्सिबिलिटी वाला पीरियड जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो जी, क्या अब हम लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्रॉफिट्स को समझते हैं। तो लॉन्ग रन में बेसिकली फर्म्स के पास पूरी फ्रीडम होती है। ठीक है, लॉन्ग रन में फर्म्स के पास पूरी फ्रीडम होती है कि अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल ना हो तो कंपनी तमाम इनपुट्स का इस्तेमाल बंद कर सकती है, कि वो चाहे तो वो कोई इनपुट यूज ना करे और कोई आउटपुट प्रोड्यूस ना करे। यानी लॉन्ग रन में फर्म्स मार्केट से एग्जिट भी ले सकती हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स के मुताबिक लॉन्ग रन में मिनिमम प्रॉफिट जीरो होता है। ठीक है, अगर बिजनेस लॉस दे रहा है तो फर्म प्रोडक्शन बंद कर देगी और लॉस से बच जाएगी। तो इससे इसीलिए इसी वजह से जो है वो लॉन्ग रन में कंपनी नेगेटिव प्रॉफिट को हमेशा के लिए टॉलरेट नहीं कर पाती।
अब शॉर्ट रन के प्रॉफिट्स को देखते हैं। तो शॉर्ट रन में सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ होती है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और उनकी पेमेंट करनी ही पड़ती है। ठीक है, कि अगर प्रोडक्शन टेम्परेरीली कम हो जाए या सेल्स कम हो जाए तो भी फर्म्स को फिक्स्ड फैक्टर्स की कॉस्ट देनी ही पड़ती है। इसलिए शॉर्ट रन में प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, यानी फर्म लॉस भी कर सकती है। या मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री का मंथली बिल्डिंग का रेंट जी 1 लाख रुपए है। अगर किसी महीने में फैक्ट्री कुछ भी प्रोड्यूस ना करे तब भी उसे रेंट देना ही होगा। और अगर उसकी रेवेन्यू फिक्स्ड कॉस्ट से कम हो जाए तो उसे लॉस होगा। इसीलिए शॉर्ट रन में नेगेटिव प्रॉफिट यानी लॉस पॉसिबल होता है। अब यहाँ पर हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है जी कोज़ाई फिक्स्ड फैक्टर्स। अब कोज़ाई का मतलब होता है जी पार्शली या किसी हद तक। ठीक है, और कोज़ाई फिक्स्ड फैक्टर्स जो है वो ना पूरी तरह फिक्स्ड होते हैं और ना पूरी तरह वेरिएबल होते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों के दरमियान की कैटेगरी है। ठीक है, अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है जी लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल है कि फैक्ट्री में रोशनी के लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ठीक है, फैक्ट्री में रोशनी के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसको हम देखेंगे कि अगर फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो और आउटपुट जीरो हो तो लाइट्स भी बंद होंगी और कॉस्ट भी ज़ीरो होगी। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, चाहे प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, कुछ मिनिमम लाइट्स जो है वो ऑब्वियसली जलाना ज़रूरी होती हैं। यानी आउटपुट पॉजिटिव होते ही एक फिक्स्ड अमाउंट की लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। कि मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री 100 यूनिट प्रोड्यूस करे या 500 यूनिट्स, हो सकता है कि रोशनी के लिए उसे अप्रॉक्सीमेटली सेम लाइट की ही ज़रूरत पड़े। इसलिए लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी कुछ हद तक फिक्स्ड और कुछ हद तक वेरिएबल नेचर रखती है। इसी वजह से इसे कोज़ाई फिक्स्ड फैक्टर कहा जाता है। तो अगर हम इस पूरे टॉपिक का जो है जो हमने डिस्कस किया, अगर मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो फर्म्स आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जी इनपुट्स का इस्तेमाल करती हैं। अब इनपुट्स भी दो किस्म की होती हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स जो है वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती और उनकी पेमेंट जो है वो आउटपुट ज़ीरो होने पर भी करनी ही पड़ती है। वेरिएबल फैक्टर्स को प्रोडक्शन की ज़रूरत के मुताबिक इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं जबकि लॉन्ग रन में तमाम फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं। लॉन्ग रन में फर्म जो है वो मार्केट से एग्जिट कर सकती है, इसलिए मिनिमम प्रॉफिट ज़ीरो होता है। जबकि शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से फर्म प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव यानी लॉस भी हो सकता है। और कोज़ाई फिक्स्ड फैक्टर्स जो है वो इन दोनों के दरमियान होता है और लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी की एक मशहूर एग्जांपल है कोज़ाई फिक्स्ड फैक्टर्स की। तो ये थे जी हमारे अब नेक्स्ट टॉपिक की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जी अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन शॉर्ट रन। ठीक है, अब जब भी हम शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट असम्पशन है जो लेके चलते हैं। और वो इम्पोर्टेंट अजम्पशन ये है कि फर्म्स का गोल ये होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, कि वो जितना हो सकता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो क्या कहते हैं जनरेट करना चाहते हैं। लेकिन शॉर्ट रन की हमने पहले भी डिस्कस किया, लिमिटेशन ये होती है कि सारी इनपुट्स जो है वो चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है, मतलब कि सारी इनपुट जो है वो वेरिएबल नहीं होती। अब इस सिचुएशन में कुछ इनपुट्स जो है वो फिक्स्ड होती हैं और कुछ इनपुट्स जो होती हैं वो वेरिएबल। अब इसी वजह से फॉर्म्स का जो डिसीजन है वो डिसीजन प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सिंपल भी होता है। ठीक है, और थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड भी होता है। ठीक है, तो शॉर्ट रन में बेसिकली हम अज्यूम करते हैं कि x2 जो है वो x2 जो हमारी इनपुट है जिसे हम कह रहे हैं जी x2 हमारी इनपुट फिक्स्ड है।
यानी हमारी दूसरे इनपुट जैसे कि इसमें बिल्डिंग्स आ जाएंगी, मशीन आ जाएगी या कोई फिक्स्ड कैपिटल आ जाएगा। तो ये इसे जो है वो थोड़े अरसा में चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये जो हमारी x2 इनपुट जो है वो शॉर्ट रन में फिक्स्ड होती है और सिर्फ हमारी x1 इनपुट जो है वो वेरिएबल होती है, जिसको जी फॉर्म आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि फैक्ट्री की बिल्डिंग पहले भी आपको साथ डिस्कस किया, जो फिक्स्ड होती है उसका साइज या स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वर्कर्स की तादाद जो है वो वेरिएबल होती है। तो हम किसी भी टाइम पर जो है वो ज़्यादा वर्कर्स हायर कर सकती है और किसी भी टाइम पर अपने वर्कर्स की तादाद को जो है नंबर्स को कम कर सकती है। इसलिए फर्म्स ये डिसीजन लेती है कि क्या करते हैं कि कितने वर्कर्स हायर करने हैं शॉर्ट टर्म में। वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर जो कि वर्कर्स हैं सिर्फ उनसे रिलेटेड डिसीजंस ले सकती है। जो हमारे जो फैक्टर हमारा फिक्स्ड है, हमारा x2 जो है वो शॉर्ट रन में फिक्स्ड रहेगा। अब हम प्रॉफिट के क्या कहते हैं फार्मूला को देखते हैं। तो प्रॉफिट का जो जनरल फार्मूला शॉर्ट रन में जी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, शॉर्ट रन में अब इस फार्मूला को जी हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जी हमारा पी जो है, पी वो आउटपुट की प्राइस को शो कर रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, ये पार्ट क्या है प्रोडक्शन फंक्शन है, जो ये बताता है कि x1 और x2 इनपुट जो है वो मिलकर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, और जब इस आउटपुट को प्राइस p से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। ठीक है, यानी पी की प्राइस को जब हम अपने फंक्शन जो ये वाला पार्ट हमारे प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रोडक्शन फंक्शन हमें ये बताता है कि हमारी आउटपुट कितनी होगी, तो प्राइस को जब हम अपनी आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जी कॉस्ट का पार्ट आता है। अब शॉर्ट रन में जी क्या करते हैं, दो तरह की कॉस्ट होती हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया, दो तरह की इनपुट्स होती हैं, एक फिक्स्ड इनपुट और एक वेरिएबल इनपुट। इसी तरह दो टाइप्स की कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब W1 X1 की जो X1 जो है वो वेरिएबल इनपुट की कॉस्ट है। ठीक है, तो जैसे कि हम वर्कर्स की वेजेस की बात कर रहे हैं, तो अगर वर्कर ज़्यादा होंगे तो उनकी क्या कहते हैं, तो उन्हें ज़्यादा वेजेस देनी पड़ेगी, कंपनी को ज़्यादा वेजेस की मद में पे करना पड़ेगा तो कॉस्ट ज़्यादा होगी। और अगर वर्कर्स कम हायर किए होंगे तो वेजेस भी कम पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कम लोगों को पे करनी पड़ेगी, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। अब W2 X2 जो है वो फिक्स्ड इनपुट की कॉस्ट होती है, जैसे कि बिल्डिंग का रेंट या मशीन का। ठीक है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट में आता है, यानी टोटल कॉस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। इसी तरह प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। लेकिन शॉर्ट रन में फर्म का मेन फोकस डिसीजन ये होता है कि क्या कहते हैं कि x1 को कैसे चूज करें, क्योंकि क्या कहते हैं फर्म जो है वो सिर्फ x1 को चूज कर सकती है। ठीक है, अब फर्म चाहती है कि वो x1 को किस तरह से चूज करे ताकि वो अब उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि x2 तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। ठीक है, x2 को तो वो चेंज ही नहीं कर सकती, तो फर्म ने किसके बारे में डिसीजन लेना है, x1 के बारे में। तो इसलिए ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम ये बन जाता है कि हम फर्म जो है वो सिर्फ वेरिएबल इनपुट को एडजस्ट करें। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में इस ऑप्टिमाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है ये वाली, P मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट। अब इस ऑर्डर कंडीशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन भी कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए पहले हमें मार्जिनल प्रोडक्ट को समझना ज़रूरी है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट एक्स जो है MP1 का मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि जब हम X1 का एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करते हैं तो इनपुट कितना इंक्रीज होती है। मतलब अगर जो फर्म है वो एक्स्ट्रा वर्कर हायर करती है तो जो एक्स्ट्रा वर्कर लगाने से
क्या कहते हैं प्रोडक्शन कितने यूनिट बढ़ेगी। तो अगर तो प्रोडक्शन में 5 यूनिट का इजाफा होगा तो ये शो करेगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 5 है। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हर एडिशनल इनपुट कितना आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगी, कि एक एडिशनल वर्कर जो है वो कितना आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट को जो है वो प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट मिलती है। यानी पी को जब हम MP1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट मिलती है। अब उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि एक एक्स्ट्रा इनपुट से जो हमें एक एक्स्ट्रा आउटपुट मिलती है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। यानी ये बताता है कि एक एडिशनल वर्कर फर्म को कितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ठीक है, एक एडिशनल वर्कर जो है वो फर्म को कितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अब फर्म का डिसीजन इस कंपैरिजन पर डिपेंड करता है कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और इनपुट इनपुट की कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप आ। ठीक है, फर्म जो है वो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और इनपुट की कॉस्ट में जो है वो इसके कंपैरिजन के बेस पर डिसाइड करती है। ठीक है, अब अगर क्या कहते हैं केस वन क्या है, केस वन है जी कि अगर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है क्या कहते हैं प्राइस ऑफ दैट। इसका मतलब ये है कि एक एक्स्ट्रा वर्कर से जो रेवेन्यू मिल रहा है वो उस वर्कर की कॉस्ट से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में फर्म को फ़ायदा होता है, इसलिए फर्म को चाहिए कि वो और वर्कर्स हायर करे। यानी जब तक एक्स्ट्रा बेनिफिट ज़्यादा है फर्म एक्सपेंशन करती रहेगी और फर्म जो है वो एक्स्ट्रा वर्कर हायर करती रहेगी। ठीक है, मतलब फर्म वो वेरिएबल इनपुट जो जिससे उसे क्या कहते हैं उस हर एक्स्ट्रा यूनिट से फर्म का रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा है उसकी कॉस्ट से, तो फर्म उसे जो है वो तब तक हायर करती रहेगी जब तक एक्स्ट्रा बेनिफिट ज़्यादा है, तो फर्म एक्सपेंशन करती रहेगी। ठीक है, अब अगर क्या कहते हैं अगर ये वाला पार्ट जो है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है क्या कहते हैं अगर कम है प्राइस ऑफ दैट आउट। ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि एक एक्स्ट्रा वर्कर की कॉस्ट उससे मिलने वाले रेवेन्यू से ज़्यादा है। ठीक है, कि हाँ जो एडिशनल वर्कर या जो एडिशनल इनपुट जो है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है तो कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन उसका बेनिफिट कम है। तो सिचुएशन में फर्म को लॉस हो रहा है तो हर एडिशनल वर्कर पर। ठीक है, तो जो भी वो एडिशनल वर्कर हायर कर रही है फर्म लॉस का सामना कर रही है, उसे नुकसान हो रहा है। तो इसलिए फर्म को वर्कर कम करने चाहिए या हायरिंग को बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए, मतलब उस इनपुट को का इस्तेमाल जो है वो कम कर देना चाहिए। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट केस वो होता है जब हमारी क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होती है प्राइस ऑफ दैट इनपुट, प्राइस ऑफ इनपुट के। ठीक है, तो इसका और तो इस कंडीशन को जी तीसरी कंडीशन को ऑप्टिमल कंडीशन कहते हैं। अब इस पॉइंट पर फर्म ने तो एक्स्ट्रा वर्कर हायर करना फर्म एक्स्ट्रा वर्कर हायर करना चाहती है और ना ही कम करना चाहती है। ठीक है, ना वो एक्स्ट्रा हायर करना चाहती है और ना ही जो उसने हायर किए हुए उन्हें कम करना चाहती है। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है एक्स्ट्रा कॉस्ट के। ठीक है, तो इस पॉइंट पर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो इसको सिंपल अल्फाज में अगर हम समझे तो फर्म तब तक हायर वर्कर्स हायर करती रहती है जब तक हर नया वर्कर उसकी कॉस्ट के बराबर ना हो जाए, मतलब रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कि हर नया वर्कर उसकी कॉस्ट के बराबर ना हो जाए, तो जब तक ट्रेडिशनल वर्कर की क्या कहते हैं एडिशनल वर्कर का रेवेन्यू उस एडिशनल वर्कर की कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, तो तब तक बराबर हो जाएगा तो फर्म जो है वो एडिशनल वर्कर की हायरिंग को क्या कहते हैं बंद कर देगी। ठीक है, मतलब जब तक इक्वालिटी जनरेट नहीं होगी तब तक वो हायर करती रहेगी, अगर इसके बाद भी अगर वो हायर करती रहेगी तो उसे लॉस का सामना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर हो जाती है कॉस्ट के तो इसका मतलब ये है कि एक ऑप्टिमल पॉइंट आ चुका है और इस पॉइंट पर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं अब
अब इस जो सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो एक सिंपल रूल में भी हम लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं कि फर्म जो है वो तब तक वर्कर हायर करती रहती है जब तक उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के बराबर ना हो जाए। मतलब मार्जिनल बेनिफिट जब तक मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए तब तक जो है वो फर्म वर्कर्स हायर करती रहती है। अब इस कॉन्सेप्ट को जो है वो ग्राफिकली भी हम समझ लेते हैं। तो ग्राफ में बेसिकली जो है वो दो चीजें आती हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन शॉर्ट रन के ग्राफ में दो चीजें होती हैं। ठीक है। अब पहली चीज होती है जी प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है कि इनपुट एक्स के इंक्रीज होने से आउटपुट कैसे इंक्रीज होता है, जबकि एक्स टू तो फिक्स्ड है। ठीक है। अब ये कर्व जो होता है, जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का जो कर्व होता है, वो ज्यादातर क्या कहते हैं इस फॉर्म में होता है, जनरली अपवर्ड होता है, लेकिन ग्रेजुअली फ्लैटन हो जाता है क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये है जी हमारे प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्म, जो क्या कहते हैं, जो ये शो करता है कि इनपुट्स को यूज करके कितनी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस की जा गई है। और ये क्या होता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है। अब दूसरी चीज होती है जी आइसोप्रॉफिट लाइन। अब आइसोप्रॉफिट लाइंस क्या होती हैं? अब आइसोप्रॉफिट लाइंस जो है वो ऐसी लाइंस होती हैं जो उन कॉम्बिनेशंस को शो करती हैं जहां प्रॉफिट सेम है। तो ये है जी प्रॉफिट लाइन। तो ये जी अपवर्ड स्लोपिंग आइसो प्रॉफिट लाइन जो होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं और अपवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है। और एक आइसो प्रॉफिट लाइन जो पर जो है वो क्या कहते हैं, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है जहां पर प्रोड्यूसर को जो है वो सेम लेवल ऑफ जो है वो सेम प्रॉफिट जो है वो मिल रहा होता है। ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है एक आइसो प्रॉफिट लाइन जहाँ पर जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जो होता है वो स्ट्रेट होता है, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं और उनका स्लोप जो है वो रिलेटिव प्राइस और कॉस्ट को शो करता है। अगर हायर आइसो प्रॉफिट लाइन जो है वो हायर आइसो प्रॉफिट लाइन जो है वो हायर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। जितनी आइसो प्रॉफिट लाइन ऊपर है मतलब उतना ज़्यादा हायर प्रॉफिट को वो शो कर रही है। अब हमने आइसो प्रॉफिट लाइन्स को देख लिया, प्रोडक्शन फंक्शन को देख लिया। अब हम देखेंगे जी ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा होता है। तो ऑप्टिमल पॉइंट जी बेसिकली है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट शॉर्ट रन में वो होता है जहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है हमारी आइसो प्रॉफिट लाइन को टच करती है। तो जी इस पॉइंट को जी जहाँ पर हमारी आइसो प्रॉफिट लाइन जो है हमारे प्रोडक्शन फंक्शन को टच करती है तो उस पॉइंट को टेंजेंसी पॉइंट कहते हैं। यानी ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर फर्म जो है वो हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट जो है वो अचीव कर रही होती है गिवन कंस्ट्रेंट के साथ। अब इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन ये होता है कि फर्म उस लेवल पर ऑपरेट कर रही होती है जहाँ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और मार्केट प्राइस को देखते हुए प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है। तो अगर हम इस सारी तो ये वाला पॉइंट क्या होता है जहाँ पर हमारी आइसो प्रॉफिट लाइन हमारे प्रोडक्शन फंक्शन को टच करती है, ये पॉइंट हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट। ठीक है। तो अगर मैं इस सारे टॉपिक को अगर सिंपली एक लाइन में समराइज करूँ तो फर्म का ऑप्टिमल डिसीजन वो होता है जहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन या जो प्रोडक्शन कर्व है वो हाईएस्ट पॉसिबल आइसो प्रॉफिट लाइन को टच करें। और उस पॉइंट पर जी कंडीशन कौन सी होल्ड कर रही होती है, उस पॉइंट पर जी ये वाली कंडीशन होल्ड, ये वाली कंडीशन। ठीक है। तो ये पीजी क्या कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन शॉर्ट टर्म की डिटेल डिस्कशन। टॉपिक है जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन दी लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन में जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट रन से काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। स्टेज पर फर्म के पास फुल फ्रीडम होती है, यानी अब फर्म जो है वो कुछ इनपुट्स एडजस्ट नहीं कर सकती बल्कि वो अपने तमाम इनपुट्स को जो है वो फ्रीली चूज कर सकती है। मतलब अब लॉन्ग रन में जो है वो किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती और फर्म्स जो है वो अपनी इनपुट्स को जो है वो फ्रीली जो है वो एडजस्ट कर सकती हैं, मतलब सारी इनपुट्स को। इसलिए लॉन्ग रन को जो है वो इकोनॉमिक
इकोनॉमिक्स में एक ऐसा पीरियड कहा जाता है जहाँ ऑल ऐसा पीरियड कहा जाता है जहाँ पर सारी इनपुट्स जो होती हैं वो वेरिएबल होती है, मतलब ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि फर्म्स अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को, फैक्ट्री के साइज को, मशीन्स को, लेबर को और हर इनपुट को जो है वो अपनी मर्जी और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकती है। मतलब अब फर्म के पास फुल फ्रीडम है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। अब जब फर्म को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वही रहता है जो शॉर्ट रन में होता है, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब प्रॉफिट का जनरल फार्मूला जो होता है वो लॉन्ग रन में भी सेम है। ठीक है, प्रॉफिट का जनरल फार्मूला क्या है? वही वाला जो हमने शॉर्ट रन में जो था वो यूज किया था। अब इस फार्मूला को समझना जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरा ऑप्टिमाइजेशन का बेस बनाता है। अब इस ये वाला जो प्रॉफिट का जो फार्मूला था वो मैंने इससे प्रीवियस जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन शॉर्ट रन में भी मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं फिर से एक शॉर्टली बता देती हूँ कि यहाँ पर जो पी है वो बेसिकली आउटपुट पर प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो पी है वो आउटपुट की प्राइस को शो कर रहा है और ये वाला पार्ट जो है वो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन को शो करता है, जो बेसिकली हमें ये बताता है कि दोनों इनपुट्स मिलकर जो है वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। और जब इस आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास हमें टोटल रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, जिसे हम पी एफ कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो कॉस्ट वाला पार्ट आ जाता है जहाँ पे W1X1 जो है वो पहले W1X1 जो है वो पहली इनपुट की कॉस्ट होती है और W2X2 जो है वो दूसरी इनपुट की कॉस्ट होती है। यानी अब फर्म के पास दो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं X1 और X2 और दोनों को साइमल्टेनियसली जो है वो उसने अब चूज करना है। पहले तो था कि एक इनपुट फिक्स थी और दूसरी वेरिएबल थी, लेकिन अब जो है वो दोनों इनपुट्स जो है वो वेरिएबल है, X1 भी वेरिएबल है और Y2 भी वेरिएबल। तब अब फॉर्म के पास जो है वो दो डिसीजन वेरिएबल्स होंगे। फॉर्म में जो है वो X1 और X2 दोनों को जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो चूज करना है। इसका मतलब ये है कि फॉर्म सिर्फ एक इनपुट को ऑप्टिमाइज नहीं कर रही होती बल्कि पूरे प्रोडक्शन सिस्टम को जो है वो लॉन्ग रन में ऑप्टिमाइज कर रही होती है। मतलब लॉन्ग रन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया ये होता है कि फर्म हर इनपुट को जो है वो इस तरह चूज करे कि उस इनपुट का जो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन जो है वो उसकी कॉस्ट के बराबर हो जाए। और इसी से जी हम दो फंडामेंटल कंडीशंस मिलती हैं। क्या मिलती हैं? दो फंडामेंटल कंडीशंस मिलती हैं। यहाँ पर क्या फर्म ने करना है? फर्म चाहती है कि वो X2 और X1 और X2 को इस तरह से चूज करे, इस तरह के कॉम्बिनेशन चूज करे ताकि फर्म का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो इसी से हमें दो फंडामेंटल कंडीशंस मिलती हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है जी, ये है जी हमारी दो कंडीशन। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन जो है वो साइमल्टेनियसली होल्ड करती है जब फर्म जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर रही है। ठीक है, मतलब कि वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ दैट। एक कंडीशन ये है, मतलब ये दोनों इनपुट्स के लिए कि जी वैल्यू ऑफ इनपुट वन शुड बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ दैट इनपुट and value of input 2 should be equal to the cost of input 2। ठीक है, value of an output is equal to the cost of that input। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें मार्जिनल प्रोडक्ट को फिर से रिकॉल करते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि इनपुट X1 का एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करने से आउटपुट में जो है वो कितने फीसद इजाफा। इसी तरह MP2 का मतलब है कि इनपुट X2 का एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करने से आउटपुट में कितना इजाफा होता है। और जब हम इन मार्जिनल प्रोडक्ट्स को उनकी प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उनकी मॉनेटरी वैल्यू मिलती है, जैसे कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कहा जाएगा या वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट कहा जाएगा। ठीक है, तो जब ये वाली जो दोनों कंडीशन जो है वो ये हमें ये बताती हैं कि हर इनपुट का एक एक्स्ट्रा यूनिट
वो फॉर्म को कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके दे रहा है। अब ये वाला पार्ट जो है वो हमें बताता है कि हर इनपुट का जो है वो एक्स्ट्रा यूनिट फॉर्म को कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अब फॉर्म का रैशनल डिसीजन ये होता है कि हर इनपुट का कंपैरिजन करें उसकी कॉस्ट के साथ। तो वो इनपुट 1 के लिए उसकी कॉस्ट जो है वो अगर W1 है और इनपुट 2 के लिए उसकी कॉस्ट जो है वो W2 है। ठीक है, इनपुट 1 के लिए उसकी कॉस्ट W1 है और इनपुट 2 के लिए उसकी कॉस्ट W2 है। तो अगर किसी इनपुट से मिलने वाला रेवेन्यू अगर उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए तो फर्म उस इनपुट को इंक्रीज करेगी और अगर रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से कम हो जाए तो फर्म उस इनपुट को जो है वो रिड्यूस करेगी। ठीक है, डिसीजन रूल क्या है कि अगर क्या कहते हैं उस स्पेसिफिक इनपुट से मिलने वाला रेवेन्यू अगर उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए तो फर्म उसको ज़्यादा यूज़ करेगी और अगर उससे मिलने वाला रेवेन्यू उससे मिलने वाली वैल्यू की जो वैल्यू है वो कम हो जाए उसकी कॉस्ट से तो फर्म उसको कम यूज़ करेगी। अब इस डिसीजन रूल को हम इस तरह से समराइज करते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट ज़्यादा है उस इनपुट के प्राइस से तो इनपुट को इंक्रीज करो और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट कम है उस इनपुट की क्या कहते हैं प्राइस से तो इनपुट को डिक्रीज कर दो। और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर है उस इनपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर है उस इनपुट की प्राइस के तो वो ऑप्टिमल पॉइंट है जहाँ पर जी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो अब इसको दोनों इनपुट्स पर अप्लाई के लिए फॉर्म देखती है कि पी प्राइस मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट 1 और W1 मतलब प्राइस ऑफ इनपुट 1 में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर तो क्या करते हैं प्राइस ऑफ इनपुट 1 जो है और क्या कहते हैं और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट 1 मतलब ये वाला प्रोडक्ट अगर इन दोनों का प्राइस और मार्जिनल प्रोडक्ट का की जो वैल्यू है अगर ज़्यादा हो तो फर्म ज़्यादा लेबल या इनपुट 1 यूज़ करेगी और हर एडिशनल यूनिट जो है वो फर्म को प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और अगर ये वैल्यू जो है वो कम है उस इनपुट की प्राइस से तो फर्म उस इनपुट को रिड्यूस करेगी। इसी तरह सेम ये कंडीशन जो है वो सेम ये लॉजिक जो है वो सेकेंड इनपुट पर भी यूज होगी। ठीक है, तो जब दोनों इनपुट्स के लिए कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई ठीक है दोनों इनपुट्स के लिए ये कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती है तो P मल्टीप्लाई बाय MP1 इज इक्वल टू W1 और P मल्टीप्लाई बाय MP2 इज इक्वल टू W2। यानी ये वाली कंडीशन जो है वो दोनों इनपुट्स के लिए साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती है मतलब वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट शुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ दैट इनपुट। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन जो है साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई जाती है तो ये लॉन्ग रन ऑप्टिमम या ऑप्टिमल कंडीशन होती है। अब इस पॉइंट पर फॉर्म ना तो किसी इनपुट को बढ़ाने से फायदा उठाती है और ना ही कम करने से हर इनपुट अपनी एक एग्जैक्ट और एफिशिएंट लेवल पर। ठीक है, तो अगर हम इस सारे कॉन्सेप्ट को सिंपली पार्ट में बस समझें तो हर इनपुट को तब तक यूज करती है फॉर्म जो है वो हर इनपुट को तब तक यूज करती है जब तक उस इनपुट से मिलने वाला जो एक्स्ट्रा फायदा जो है वो उसकी कॉस्ट के बराबर और जैसे ही कॉस्ट बेनिफिट से ज़्यादा होता है तो फॉर्म एक्सपैंड। ठीक है, जैसे ही बेनिफिट जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा होता है तो फॉर्म एक्सपैंड करती है जैसे ही बेनिफिट जो है फ़ायदा जो है वो कॉस्ट से कम होता है तो फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है और जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फॉर्म स्टॉप कर देती है क्योंकि वहाँ पर फॉर्म जो है वो ऑलरेडी जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर चुकी होती है। ठीक है, तो इसका जी फाइनल मैसेज ये है कि लॉन्ग रन में जी फॉर्म के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसलिए वो हर इनपुट को ऑप्टिमली एडजस्ट करके ऐसा पॉइंट चूज कर रही होती है जहाँ पर हर फैक्टर की प्रोडक्शन जो है वो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू क्रिएट यानी ये क्या कहते हैं ये कि जिससे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोस्ट एफिशिएंट और बैलेंस्ड आउटकम यही तो जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोस्ट एफिशिएंट और बैलेंस्ड आउटकम तो जहाँ फर्म का ओवरऑल सिस्टम जो है वो परफेक्टली ऑप्टिमाइज हो जाए।
तो ये मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म की डिटेल समझेंगे। कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक का कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स में जी बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब ये होता है कि ये देखा जाता है कि जब प्राइस चेंज होती है, ठीक है, जब किसी चीज़ की प्राइस चेंज होती है इनपुट की अगर, तो फर्म के डिसीजन जो है वो किस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हाउ डज द फर्म्स डिसीजन चेंजेस व्हेन प्राइस चेंजेस। कि प्राइस के चेंज होने के साथ फर्म किस तरह से अपने डिसीजन को चेंज करती है। ठीक है, अगर आसान अल्फाज में कंपैरेटिव स्टैटिक्स की बात की जाए तो बेसिकली ये स्टडी करती है कि अगर मार्केट में कोई चीज़ महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए, ठीक है, तो फर्म अपना बिहेवियर जो है वो किस तरह से बदलती है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि चेंज इन प्राइस लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर। यानी जब प्राइस चेंज होती है तो फर्म अपनी प्रोडक्शन, इनपुट का यूसेज और सप्लाई के डिसीजंस भी चेंज करती है। ठीक है, तो जब क्या कहते हैं, तो जब कोई फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कोशिश करती है तो वो हमेशा प्राइसेस को देख कर डिसीजन लेती है। ठीक है, फर्म देखती है कि इनपुट की कॉस्ट कितनी है और आउटपुट की प्राइस पर आउटपुट जो है वो किस प्राइस पर सेल हो रही है। ठीक है, अगर इन प्राइसेस में तब्दीली आए तो फर्म के लिए पुराना डिसीजन अब बेस्ट नहीं रहता, इसलिए फर्म अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करती है। तो कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो इसी एडजस्टमेंट को जो है वो बेसिकली स्टडी करती है। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम जनरली ये देखेंगे कि इनपुट की प्राइस जो है वो W1 है, ठीक है, और आउटपुट की प्राइस है जी B, और दूसरी इनपुट की प्राइस है जी W2। तो इनमें बेसिकली इन तीनों में चेंजेस आने से इनपुट के यूसेज और आउटपुट की सप्लाई पर जी क्या असर पड़ता है। यानी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि फर्म कितने इनपुट्स यूज करेगी और कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जब मार्केट कंडीशन जो होंगी वो बदलेंगी। मतलब मार्केट की कंडीशंस में जब कोई चेंजेस आएंगे तो क्या कहते हैं, तो फर्म जो है वो किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। तो सबसे पहला केस है जी इनपुट प्राइस W1 में जी चेंज का, कि जब W इनपुट की प्राइस जो है वो इनपुट फर्स्ट इनपुट की प्राइस W1 में जब कोई चेंज आएगा तो क्या कहते हैं, तो किस तरह से जी क्या कहते हैं जी वो रिस्पॉन्ड करेगी फर्म। सपोज करें कि क्या कहते हैं इनपुट वन जी हमारे पास लेबर है, ठीक है, और लेबर की वेज रेट में जी इजाफा होगा। ठीक है, इनपुट वन क्या है? इनपुट वन हमारे पास लेबर है और लेबर की वेज रेट में इजाफा हो गया, यानी वर्कर्स को पहले से ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। तो अब इनपुट वन की कॉस्ट क्या हो गई है? अब इनपुट की वन कॉस्ट बढ़ गई है, मतलब इनपुट जो है वो एक्सपेंसिव हो गई है। तो जब कोई इनपुट एक्सपेंसिव हो जाती है तो उसे यूज़ करना जो है वो फर्म के लिए ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने वाली फर्म जो है वो हमेशा अननेसेसरी कॉस्ट को अवॉइड करती है। इसलिए जब इनपुट वन की प्राइस इंक्रीज होती है तो फर्म उस इनपुट का इस्तेमाल जो है वो कम कर देती है। जैसे ही इनपुट की प्राइस W1 इंक्रीज हुई तो फर्म ने उसका इस्तेमाल कम कर दिया। ठीक है, मैथमेटिकली जो है वो इस रिलेशन को इस तरह से लिखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब इनपुट की प्राइस बढ़ती है तो इस इनपुट की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। कि मिसाल के तौर पर अगर वर्कर की सैलरी 1000 रुपये पर डे से बढ़कर 2000 रुपये पर डे हो जाएगी तो कंपनी शायद कम वर्कर्स हायर करेगी, क्योंकि अब हर वर्कर पहले से ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसी तरह अगर किसी रॉ मटेरियल की प्राइस डबल हो जाए तो कंपनी उसका इस्तेमाल कम करने की कोशिश करेगी या ऑल्टरनेटिव मटेरियल ढूंढने की कोशिश करेगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक नॉर्मल कंज्यूमर का बिहेवियर होता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए तो लोग उसे कम खरीदते हैं। फर्म भी एक तरह का बायर होती है, ठीक है,
जो इनपुट्स खरीद रही होती है, इसलिए जब इनपुट्स की प्राइस बढ़ती है तो इनपुट की डिमांड कम हो जाती है। तो इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से जी इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इनपुट का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, प्राइस बढ़े तो डिमांड कम और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। ठीक हो गया। तो अगर आप इस ग्राफ से भी देखें तो इस ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है कि जब जी हमारी इनपुट वन की प्राइस ज्यादा थी तो क्या ज्यादा इस ये वाला आइसो कॉस्ट प्रॉफिट लाइन जो है वो हाई W1 को शो कर रहा है और ये ग्रे वाली जो लाइन है वो आइसो प्रॉफिट लाइन जो है वो लो W1 को शो कर रही है। ठीक है, अब जब हमारी इनपुट की प्राइस जो थी वो लो थी तो तब जो है वो क्या कहते हैं, फर्म जो है वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और जब W1 की प्राइस कम हो गई है तो तब फर्म जो है वो कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, दूसरे केस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा तो डिमांड फॉर इनपुट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो उसका जी कंक्लूजन ये था। तो अब जी हम दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस क्या है कि आउटपुट प्राइस की तब्दीली का जी क्या कहते हैं, फर्म के डिसीजन पर किस तरह से इम्पैक्ट आता है। तो आउटपुट प्राइस से मुराद क्या है, आउटपुट प्राइस का मतलब क्या है। आउटपुट प्राइस का मतलब यह है कि वो प्राइस है जिस पर फर्म जो है वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचती है। कि सपोज करें कि कंपनी चेयर्स बना रही है और हर चेयर जी 1000 रुपए में बिकती है। ठीक है, अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है और प्राइस चेयर्स की जी सेलिंग प्राइस जो है वो 1000 रुपए से कम होकर 700 रुपए रह गई है। यानी आउटपुट प्राइस क्या हो गई है, कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से डिक्रीज हो गई है। तो जब आउटपुट की प्राइस कम होती है तो फर्म को हर यूनिट बेचने पर पहले से कम रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन कम प्रॉफिटेबल हो जाती है। तो जब मुनाफा कम होने लगता है तो फर्म जो है वो प्रोडक्शन रिड्यूस करने लगती है, क्योंकि अब हर एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने का फायदा जो है वो पहले से कम हो गया। ठीक है, फर्म्स अर्न लेस प्रॉफिट पर यूनिट तो प्रोडक्शन बिकेम लेस प्रॉफिटेबल। ठीक है, अब इस प्रोसेस को जी तो इसलिए फर्म जो है वो अपनी प्रोडक्शन को घटा देती है। तो इस प्रोसेस को हमने इस तरह से लिखा है कि जैसे ही आउटपुट की प्राइस कम होती है, ठीक है, तो फर्म जो है वो क्या करती है, यानी सबसे पहले आउटपुट प्राइस कम होती है, फिर फर्म जो है वो इनपुट्स का इस्तेमाल कम करती है और आखिर में आउटपुट की क्वांटिटी भी जो है वो कम हो जाती है। कि मिसाल के तौर पर अगर बेकरी को ब्रेड बेचने की प्राइस जो है वो कम मिल रही है तो वो कम ब्रेड बनाएगी और जब कम ब्रेड बनाएगी तो उसे कम वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे और कम रॉ मटेरियल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें तो अगर सेलिंग प्राइस लो है तो फर्म जो है वो कम प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि जब सेलिंग प्राइस कम होगी तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली कम होगा और फर्म प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगी। ठीक है, तो इसी ऑब्जर्वेशन से जी इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रिजल्ट निकलता है कि जो सप्लाई के मुताबिक है, मतलब सप्लाई का जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। इसका मतलब यह है कि जब आउटपुट की प्राइस बढ़ती है, ठीक है, तो फर्म ज़्यादा सप्लाई करती है और जब आउटपुट की प्राइस कम होती है तो फर्म कम सप्लाई करती है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर वीट की जो अगर मार्केट प्राइस अगर बढ़ जाए तो फार्मर्स जो है वो ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे और अगर वीट की प्राइस गिर जाए तो फार्मर्स जो है वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देंगे। इसलिए सप्लाई कर्व का जी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है और हायर प्राइस का मतलब ज़्यादा सप्लाई और लोअर प्राइस का मतलब कम सप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी देखें तो हाई प्राइस पर जो है वो क्या कहते हैं, फर्म ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और लो प्राइस पर जी तो फर्म जो है वो कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। तो अब हम जी तीसरा केस देखेंगे। अब तीसरा केस क्या है, अब तीसरा केस वो है जी जिसमें हमारी इनपुट की प्राइस जो है, इनपुट जो हमारी W2 इनपुट है उसकी प्राइस में चेंज आने से जी हमारी फर्म के डिसीजन पर किस तरह से असर पड़ता है। यानी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात हमें अच्छे तरीके से माइंड में रखनी चाहिए
कि शॉर्ट रन में जो हमारी x2 जो होता है वो हमारी फिक्स्ड इनपुट होती है, ठीक है। और फिक्स्ड इनपुट का मतलब ये है कि हम उसकी क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकती। तो सपोज करें x2 जो है वो फैक्ट्री की बिल्डिंग है और W2 जो है उस बिल्डिंग का रेंट है, ठीक है। फिर x2 फैक्ट्री की बिल्डिंग है और W2 जो है वो उस बिल्डिंग का रेंट है। तो आप मान लें कि क्या कहते हैं, बिल्डिंग का जी रेंट बढ़ गया। तो सवाल ये है कि क्या फर्म बिल्डिंग की क्वांटिटी कम कर सकती है? शॉर्ट रन में जवाब है कि नहीं, क्योंकि बिल्डिंग एक फिक्स्ड फैक्टर है। फर्म को वही बिल्डिंग यूज करनी होगी चाहे रेंट कम हो या ज़्यादा हो। तो इसलिए जब W2 इंक्रीज होता है तो फर्म X2 की क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकती, और क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस पहले जैसा ही रहता है इसलिए X1 और आउटपुट भी चेंज नहीं होती। तो W2 के चेंज होने से इनपुट में भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता और आउटपुट में भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो नो चेंज इन X1 और आउटपुट, यानी फिक्स्ड इनपुट की प्राइस बढ़ने से ना वेरिएबल इनपुट का यूजेज बदलता है और ना ही आउटपुट की क्वांटिटी बदलती है। सिर्फ एक चीज चेंज होती है और वो क्या होती है, वो है जी सिर्फ प्रॉफिट में चेंजेस आते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर फैक्ट्री का मंथली रेंट लाख रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो जाए तो फैक्ट्री की बिल्डिंग की क्वांटिटी तो वही रहेगी और वर्कर्स की तादाद भी शायद वही रहेगी और प्रोडक्शन भी उतनी ही रहेगी। लेकिन क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है तो इसलिए फर्म का प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर हम मैं सिंपल अल्फाज में अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो आपको फिक्स्ड इनपुट उतनी ही क्वांटिटी में यूज़ करना है, ठीक है, जितनी क्वांटिटी में वो है, इसलिए क्वांटिटी नहीं बदलती, सिर्फ कॉस्ट और प्रॉफिट चेंज होती है, ठीक है। तो अगर मैं कंपैरेटिव स्टैटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को, सारे टॉपिक्स को सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली कंपैरेटिव स्टैटिक्स जो है वो एक स्टडी, बेसिकली ये स्टडी करता है कि प्राइसेस की तब्दीली से फर्म का बिहेवियर जो है वो, प्राइसेस में आने वाले चेंजेस जो हैं वो फर्म के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जब वेरिएबल इनपुट की प्राइस बढ़ती है तो फर्म उस इनपुट को कम यूज करती है, ठीक है। इसलिए इनपुट डिमांड का जो है वो, इनपुट डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और जब आउटपुट की प्राइस कम होती है तो प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों कम हो जाते हैं, इसलिए सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। और जब शॉर्ट रन में फिक्स्ड इनपुट की प्राइस चेंज होती है तो इनपुट यूसेज और आउटपुट चेंज नहीं होता है, सिर्फ फर्म का प्रॉफिट चेंज कम होता है और कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह कंपैरेटिव स्टैटिक्स हमें समझाती है, बेसिकली हमें हेल्प करती है कि फर्म मार्केट प्राइसेस के मुताबिक जो है वो अपने डिसीजंस को किस तरह से एडजस्ट करती है ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमम जो है वो रखा जा सके। तो ये था जी हमारे कंपैरेटिव स्टैटिक्स के टॉपिक की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई। तो जी अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों की आउटलाइन का लास्ट टॉपिक है। ये आप लोगों की आउटलाइन का जो 6th मॉड्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं ये इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसे हम समझेंगे, जिसका नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड रिटर्न टू स्केल। अब इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई फर्म लॉन्ग रन में हमेशा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है या नहीं। तो बहुत से क्या कहते हैं, क्या फर्म लॉन्ग रन में हमेशा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है या नहीं। कैन अ फर्म अर्न प्रॉफिट फॉरएवर इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो आप बहुत से स्टूडेंट्स के जहनों में ये जवाब आ रहा होता है कि हाँ जी, फर्म जो है वो लॉन्ग रन में हमेशा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रही होती है, क्योंकि फर्म का मकसद ही प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए वो हमेशा प्रॉफिट जी जनरेट करे। लेकिन इकोनॉमिक्स का जवाब जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट, और इसी वजह से जी ये वाला टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो सपोज करेंगे जी एक फर्म अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट पर काम कर रही है, ठीक है। एक फर्म अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट पर काम कर रही है, यानी उसने इनपुट्स X1 और X2 की वो क्वांटिटी चूज कर ली है
जो उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब इस पॉइंट पर फर्म को आउटपुट वाई स्टार है, ठीक है, जो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इस प्रोडक्शन फंक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब फर्म का जी प्रॉफिट फार्मूला क्या होगा, ये जी फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फार्मूला है। और इस फार्मूले का मतलब क्या है, इस फार्मूले का मतलब यही है कि फर्म की टोटल रेवेन्यू जो है, ठीक है, आउटपुट की प्राइस और क्वांटिटी से आती है, और फिर उसमें से दोनों इनपुट्स की कॉस्ट माइनस हो जाती है, तो जो अमाउंट बचती है वो फर्म का प्रॉफिट होती है। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन लेते हैं जिसे हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। अब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हम तमाम इनपुट्स को डबल कर दें, अगर हम तमाम इनपुट्स को किसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करें, तो आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम अपनी इनपुट्स को डबल करें, ठीक है, तो हमारी आउटपुट भी डबल हो जाएगी। अब सबसे कॉमन एग्जांपल यहाँ पे होती है जो डबलिंग का, कि अगर इनपुट्स को डबल कर दिया जाए तो आउटपुट भी एग्जैक्टली डबल हो जाएगी। तो मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं कि अगर 10 वर्कर्स और 5 मशीनें मिलकर अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करती हैं, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की सिचुएशन में 20 वर्कर और 10 मशीनें मिलकर 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगी। यानी इनपुट्स जो है वो 2 टाइम्स हुई, और आउटपुट भी जो है वो हमारी 2 गुना बढ़ गई। अब यहाँ से इकोनॉमिक्स का एक इंटरेस्टिंग लॉजिक स्टार्ट, ठीक है। सपोज करें फर्म पहले ही पॉजिटिव प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रही है, और अब वो अपने तमाम इनपुट्स को जो है वो डबल करना चाहती है, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की वजह से आउटपुट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो जब आउटपुट जो है वो डबल हो जाएगा और मार्केट की प्राइस सेम रहेगी, तो रेवेन्यू भी क्या होगा, रेवेन्यू भी डबल हो जाएगा। इसी तरह इनपुट्स डबल करने की वजह से कॉस्ट भी क्या होगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। और अगर पहले रेवेन्यू 1000 थी, 1000 रुपए का रेवेन्यू और फर्म जनरेट कर रही थी और कॉस्ट 800 रुपए की थी, तो फर्म का प्रॉफिट 200 था। और अब अगर सब कुछ डबल हो जाएगा तो रेवेन्यू 1000 से 2000 हो जाएगी, कॉस्ट 800 से 1600 हो जाएगी, और इस सूरत में फर्म का प्रॉफिट जो है वो 400 हो जाएगा। मतलब पहले 200 से 400 हो गया, यानी प्रॉफिट भी जो है वो फर्म का डबल हो जाएगा। अब इकोनॉमिक्स यहाँ एक सवाल उठाती है, और वो सवाल क्या उठाती है कि अगर इनपुट्स डबल करने से प्रॉफिट भी डबल हो रहा है, तो पहली वाली पोजीशन जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट वाली कैसे थी, ठीक है। कि अगर फर्म अपना स्केल बढ़ाकर और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, तो उसका मतलब है कि वो पहले मैक्सिमम प्रॉफिट पर नहीं थी। If profit doubles, then firm was not at maximum profit before because it can increase profit by expanding. तो यहाँ पर जी क्या कहते हैं, एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि फर्म ऑलरेडी मैक्सिमम प्रॉफिट पर थी, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्केल बढ़ाकर तो वो और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकती है। तो दोनों बातें एक दूसरे के एक साथ सच नहीं हो सकती। तो इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से जी इकोनॉमिस्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर मार्केट परफेक्टली कंपेटिटिव हो और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को फॉलो करती हो, तो लॉन्ग रन में जी हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। यानी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में जी क्या कहते हैं, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स जो है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब कंफ्यूजन इस तरह से जनरेट होती है कि क्या कहते हैं कि आप इस पॉइंट पर ये सोच रहे होंगे कि अगर प्रॉफिट ज़ीरो हो गया है तो फर्म बिजनेस क्यों कर रही है? क्या उसे कोई किसी भी तरह की कोई अर्निंग नहीं हो रही?
क्या वो लॉस में काम कर रही है? और उस कंफ्यूजन को जी दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में जब हम कहते हैं कि फर्म का प्रॉफिट ज़ीरो है, तो इसका मतलब जी हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़ीरो नहीं होता। इसका मतलब हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो है। इकोनॉमिक प्रॉफिट में हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, यानी फर्म के ओनर की सैलरी। अगर मिसाल के तौर पर फर्म के ओनर की जो सैलरी होती है, उसके इन्वेस्टेड कैपिटल का रिटर्न और उसके रिसोर्सेज की अल्टरनेटिव वैल्यू सब ऑलरेडी कॉस्ट में काउंट की जाती हैं। तो जब इकोनॉमिक्स कहती है कि प्रॉफिट ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि फर्म अपने तमाम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट कवर कर रही है। ओनर को उसका नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। फर्म लॉस में नहीं है, इसलिए इसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। अगर इसकी आसान सी एग्जांपल में ऐसे मैं आपको समझा देती हूँ कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि बिजनेसेस जो है, बिजनेसमैन जो है वो अपनी दुकान चला रहा है, ठीक है। अगर वो दुकान बंद करके किसी कंपनी में जॉब करे, तो उसे 1 लाख रुपए की सैलरी मिल सकती है। तो इकोनॉमिक्स के मुताबिक ये जो 1 लाख जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अगर दुकान चलाने के बाद उसे इतनी ही अर्निंग मिल रही है, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पैसे नहीं मिल रहे, उसे नॉर्मल अर्निंग मिल रही है। तो अब सवाल ये है कि अगर कोई फर्म पॉजिटिव प्रॉफिट कमा रही हो, तो लॉन्ग रन में क्या हो? ठीक है। अगर एक फर्म इकोनॉमिक पॉजिटिव प्रॉफिट कमा रही है, तो लॉन्ग रन में क्या होगा? तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि मार्केट एंट्री। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है मार्केट एंट्री का? कि जब फर्म जो है वो ये देखती हैं कि क्या कहते हैं कि एक फर्म बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो वो भी मार्केट में एंटर होना शुरू कर देती है। नई फर्म्स की एंट्री से जी मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है। और जब सप्लाई बढ़ती है तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, और कंपटीशन की वजह से फिर प्राइसेस नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और जब प्राइसेस गिरती हैं तो प्रॉफिट भी कम होता हो जाता है, और ये प्रोसेस जब तक चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो पर ना आ जाए। ठीक है। अब इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी एरिया में एक जूस की दुकान है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, लेकिन लोग ये देखते हैं कि यहाँ ये तो बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लोग तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड करते हैं। तो कुछ अरसे के बाद दूसरी जूस की शॉप्स खुल जाती है, और फिर तीसरी और चौथी शॉप भी आ जाती है। अब कस्टमर्स के पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है। शॉप्स जो है वो एक दूसरे से कंपटीशन करती है, तो कंपटीशन की वजह से प्राइसेस भी कम हो जाती हैं, और पहली वाली शॉप का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो था वो भी खत्म हो जाता है, और आखिर में सब शॉप्स जो है वो नॉर्मल अर्निंग तक आ जाती हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स कहती है कि प्रॉपर कंपटीशन में जो लॉन्ग रन में प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव नहीं रह सकता। अगर प्रॉफिट पॉजिटिव हो तो क्या कहते हैं, तो फर्म्स एंटर करती हैं, और अगर प्रॉफिट नेगेटिव हो तो फर्म जो है वो मार्केट छोड़ देती हैं। तो इस प्रोसेस को हम जी क्या कहते हैं, 3 केसेस में समझ सकते हैं कि अगर प्रॉफिट ज़ीरो हो, अगर प्रॉफिट ज़ीरो से ज़्यादा हो तो नई फर्म्स मार्केट में एंटर करती है, और एंट्री की वजह से सप्लाई बढ़ती है और प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर प्रॉफिट ज़ीरो से कम है, यानी फर्म लॉस में जा रही है, तो कुछ फर्म्स मार्केट से एग्जिट कर जाती हैं, और एग्जिट की वजह से सप्लाई कम होती है और मार्केट प्राइस बढ़ने लगती है, और इससे फर्म्स का जो प्रॉफिट है वो इम्प्रूव होता है। और जब प्रॉफिट जो है वो एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाता है, तो ना कोई फर्म एंट्री करना चाहती है और ना कोई एग्जिट करना चाहती है। तो इसी सिचुएशन को जी हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब एक और बात जी समझना बहुत ज़रूरी है कि रियल वर्ल्ड में कभी-कभी फर्म जो है वो पॉजिटिव प्रॉफिट कमा लेती हैं, क्योंकि हर मार्केट जो है वो परफेक्टली कंपेटिटिव नहीं होती। कुछ सिचुएशंस में जी फर्म जो होती हैं वो मोनोपोली पावर हासिल कर लेती हैं, कि मोनोपोली का मतलब ये है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत कम होता है, और फर्म जो है वो फर्म प्राइस पर कुछ कंट्रोल हासिल कर लेती है। तो ऐसी फर्म जो है वो लॉन्ग रन में भी पॉजिटिव प्रॉफिट कमा सकती हैं। इसी तरह जी अगर फर्म बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो मैनेजमेंट का जी क्या कहते हैं, मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो होना स्टार्ट हो जाए।
कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाती है, मॉनिटरिंग कॉस्टली हो जाती है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसी सिचुएशन को डिक्रीजिंग रिटर्न्स की तरफ जी मूवमेंट कहा जाता है। तो इससे भी इनफाइनाइट एक्सपेंशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के थ्योरेटिकल मॉडल में जी इकोनॉमिक्स का फाइनल रिजल्ट यही है कि लॉन्ग रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट जी ज़ीरो होता है। ठीक है? तो क्या कहते हैं, तो इस पूरे टॉपिक का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि ज़ीरो प्रॉफिट का मतलब लॉस नहीं होता। ज़ीरो प्रॉफिट का मतलब ये है कि फर्म अपनी तमाम कॉस्ट इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकवर कर रही है और ओनर को नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉपर कंपटीशन और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की दुनिया में अगर कोई फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगी तो दूसरी फर्म मार्केट में एंट्री करेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइसेस गिरेंगी और आखिर में इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो हो जाए। ठीक है? तो ये थी जी क्या कहते हैं हमारे टॉपिक की डिटेल डिस्कशन। तो इसको हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल से देख लेते हैं कि सपोज करें एक शॉप है, वो बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट जनरेट कर रही है। वही हमारी जूस वाली शॉप की एग्जांपल कि एक ही शॉप है तो वो बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट जनरेट कर रही है और हाई प्रॉफिट को देख के जो है वो दूसरी फर्म्स भी जो है वो और दूसरी जो है वो लोग जो हैं वो मार्केट में एंटर होंगे। तो पहले एक दुकान खोलेगी, फिर दूसरी दुकान खोलेगी, फिर तीसरी दुकान खोलेगी। तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्राइसेस फॉल करेंगी। तो जब प्राइसेस फॉल करेंगी तो क्या कहते हैं, तो जो शॉप्स हैं उनका प्रॉफिट भी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब उनका इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो प्रॉपर कंपटीशन और कांस्टेंट रिटर्न के केस में भी हमारा जो लॉन्ग रन प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये थी जी हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और रिटर्न टू स्केल का टॉपिक की डिटेल डिस्कशन। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं जो पूरा मॉड्यूल है आप लोगों का लास्ट मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये सारा मॉड्यूल जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया।